ओके। चलो ये देख रहे थे ना हम लोग, इसमें हमने पैसिव मूवमेंट्स, रिलैक्स पैसिव मूवमेंट में हमने प्रिंसिपल देख लिया था कि कैसे हमें रिलैक्सेशन से ही स्टार्ट करना चाहिए था। दूसरा पॉइंट था फिक्सेशन। प्रॉक्सिमल जॉइंट टू द जॉइंट टू बी मूव्ड शुड बी फिक्स्ड। जो आप जॉइंट मूव करने वाले हैं उससे प्रॉक्सिमल जॉइंट जो है वो हमेशा फिक्स्ड रहना चाहिए। और आपको प्रीवियस लेक्चर में उन्होंने ये भी बताया था कि प्रॉक्सिमल और डिस्टल को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं। कोई बताएगा कौन सा पार्ट प्रॉक्सिमल होता है और कौन सा पार्ट डिस्टल होता है? क्लास कोई बताएगा प्रॉक्सिमल और डिस्टल क्या होता है? मैम आगे का पार्ट तो प्रॉक्सिमल और मतलब पीछे जो ऑर्गन डिस्टल पास होता है। में होते हैं मिड जो लाइन के वो एक्सियल तो प्रोक्सिमल, वो जो दूर होते हैं वो प्रॉक्सिमल। डिस्टल। हाँ ठीक है। तो जो आपका प्रॉक्सिमल होगा यानी कि पास वाला जो जॉइंट होगा ना, वो जो आपका है फिक्स्ड होना चाहिए। अदरवाइज ट्रिक मूवमेंट में अगर और अगर ऐसा नहीं होता है तो ट्रिक मूवमेंट हो जाता है। ट्रिक मूवमेंट लाइक मेरे को हाथ को एबडक्शन में लेके जाना है, जैसे मैं एबडक्शन में लेके जा रही हूँ तो एबडक्शन में लेने की बजाय मैं क्या करती हूँ, अगर मेरे को ट्रिक मूवमेंट करनी होगी मैं इस तरीके से टेढ़ा हो जाऊंगी। टेढ़ा हो जाऊंगी तो हाथ तो मेरा ऑब्वियसली ऊपर चला जाएगा। दूर से देखने में वो आपको एबडक्शन भी लगेगा, लेकिन वो एबडक्शन थोड़ी ना होगा। वो तो आपने शोल्डर को इस तरीके से करके किया और आपने अपना ट्रंक रोटेशन ले लिया साथ में, इस वजह से हो पाया। एग्जैक्टली आपका एबडक्शन नहीं आ पाया। तो इसलिए आपको जो पास का जॉइंट होता है उसको हमेशा फिक्सेशन में रखना रहता है ताकि वो कोई भी ट्रिक मूवमेंट ना ले पाए। टू प्रिवेंट इट एंड लोकलाइज द मूवमेंट, अगर इसको आपको प्रिवेंट करना है और मूवमेंट को लोकलाइज करना है, प्रॉक्सिमल जॉइंट हैव टू बी फिक्स्ड और स्टेबलाइज। वो हमेशा फिक्स होना चाहिए और स्टेबलाइज होना चाहिए। अब ये काम आप कैसे कर सकते हैं? जब भी कभी आपको किसी भी जॉइंट के पास वाले जॉइंट को आपको फिक्स करना होता है तो आप क्या करते हैं कि आप उस जॉइंट के नीचे एक टॉवल रोल लगाते हैं और उस पे उसके ऊपर उसका जॉइंट रखते हैं और फिर आप अपना हाथ रख लेते हैं। हाथ रखने के बाद में कहते हैं कि आप आगे की मूवमेंट करो। तो अब वो शोल्डर पे आपने हाथ रख लिया है तो वो चीज तो कर नहीं पाएगा जो ट्रिकी मूवमेंट वो करने वाला था। तो उसको एग्जैक्टली वही मूवमेंट करनी पड़ेगी जो आप चाहते हैं। और वो जो मूवमेंट करेगी तो डेफिनेटली उसका रेंज कम आ रहा होगा। तो वो पूरा खींचने की कोशिश करेगा कि मैं ऐसे ऐसे ट्रंक रोटेट करके ही कर लूं। तो फिर आपको उसको बैन मतलब वहां पे बैन करना है कि आपको ऐसा नहीं करना है। मतलब आपको जो इंडिविजुअल मूवमेंट हम लोग करवाने की कोशिश कर रहे हैं उसी पे फोकस करना है और उसी को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। ट्रिक नहीं करनी है कि जैसे तैसे मर्जी करके मेरे को हाथ ऊपर उठाना है, वो चीज नहीं आनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको जो पास का जॉइंट है वो हमेशा फिक्सेशन में रखना चाहिए। ट्रैक्शन क्या चीज होती है? ट्रैक्शन जो चीज है वो कोई भी दो जॉइंट है इस तरीके से अटैच्ड है, अगर वो अटैच्ड है तो हम लोगों को उसको थोड़ा सा खोलना है। अगर हल्का सा उसको खोल दिया तो इसकी मूवमेंट इस तरीके से फ्री हो जाएगी। तो वो खोलने को हम लोग ट्रैक्शन बोलते हैं। द लॉन्ग एक्सिस ट्रैक्शन गिवन टू इंक्रीज द स्पेस बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस। हमेशा जो आपका एक्सिस से आपको फोर्स दिया जाता है वो सिर्फ इसीलिए है कि आप उन दो आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस के बीच में स्पेस क्रिएट कर सको। It reduces the intra-articular friction as well as break the adhesion formation in the joint. इससे क्या होता है कि जो आपके आर्टिकुलेशन सरफेस होते हैं वो फ्रिक्शन में मतलब ऐसे घिस 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 नहीं करते हैं। और दूसरा उनके अंदर अगर चिपकने वाला चीज हो रखी है, अडेशन होने वाला है, तो वो चीज भी ब्रेक कर देते हैं और अडेशन नहीं होता है। Free passive movement can be performed due to the less friction effect done by the long axis traction. और इस वजह से आप फ्री एक्सिस की मूवमेंट भी करवा सकते हैं क्योंकि उसके पास में फ्रिक्शन नहीं आ रहा। कोई भी मूवमेंट जो कोई भी आप मूवमेंट देखते हैं उसमें अगर फ्रिक्शन नहीं आता तो वो फुल तेजी से होती है। अगर फ्रिक्शन और हर्डल्स आने लग जाते हैं तब वो मूवमेंट ब्रेक होने लगती है। तो अगर आप ट्रैक्शन प्रोवाइड करवाते हैं तो वो उसमें फिक्सेशन मतलब उसमें फ्रिक्शन नहीं रहेगा और मूवमेंट जो है वो आपका फुल तेजी से आएगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपके पास में 4 नंबर, रेंज। द मूवमेंट परफॉर्म विद इन द पेन लिमिटेड रेंज। यानी कि मान लो मेरे को 90 डिग्री एबडक्शन के बाद में पेन आना शुरू होता है तो मैं क्या करूंगी, मैं 85 पे ब्लॉक कर दूंगी। मैं 85 तक ही उसको एक्सरसाइज या फ्री मूवमेंट करवाऊंगी, 90 से अबव लेके ही नहीं जाऊंगी। तो उसका जितना लिमिट है पेन का उसी रेंज के अंदर है कि ताकि उसको उससे आगे पेन नहीं आया है। In that joint, care must be taken to avoid the movement exceeding the anatomical movement in the stiff joint. The movement has to be done bit forcefully to break the adhesion as well as to maintain the muscle property. अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि जॉइंट की केयर करते टाइम या जॉइंट में मूवमेंट लेकर आते टाइम आपको इतना केयरिंग रहना है
कि आप उस स्टिफ जॉइंट के अंदर एनाटॉमिकल जो रेंज होती है उसकी, उसको एक्सीड नहीं करेंगे या उससे बाहर नहीं जाएंगे, और ना ही आप उसको फोर्सफुली ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। आप सिर्फ नॉर्मल उसी रेंज के अंदर अंदर जो आप अपनी स्ट्रेंथ यूज करेंगे, मान लो आपको 85 तक अपना स्ट्रेंथ यूज करना है, तो आप उसी स्ट्रेंथ को यूज करते हुए आप उसका एडेशन ब्रेक करवाएंगे, ना कि ये कि आप उसको फुल स्ट्रेच किए जा रहे हो और फिर आप उसका एडेशन रिलीज करवाना चाह रहे हो। फुल स्ट्रेच के अंदर नहीं जाएंगे, पेन फ्री रेंज जितनी है उसकी उतनी तक ही आप अपना काम सीमित रखेंगे, ताकि इससे उसकी मसल की जो प्रॉपर्टी है वो भी बनी रहेगी, एडेशन भी निकल जाएगा और उसको पेन भी नहीं आएगा। उसके बाद में आता है आपके पास में स्पीड एंड ड्यूरेशन। स्पीड शुड बी रिदमिकल, आपको जिस इस रिदम से, जैसे पेंडुलम मूवमेंट होती है, घड़ी का पेंडुलम जो ऐसे 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 घूमता है, उस तरीके से आपको रिदम रखनी है, स्मूथ रखना है। सेम स्पीड शुड बी मेंटेन थ्रू आउट द मूवमेंट, और यही स्पीड पूरी मूवमेंट के दौरान चलती रहनी चाहिए। There should not be any jerky movement, and the movement performed number of times may vary depends on the condition we treat. कितना रेपिटेशन देना है या कितनी बार ये मूवमेंट करवानी है, ये तो पेशेंट टू पेशेंट चेंज करता है, और जो पेशेंट का डिजीज है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन इन सब के दौरान आपको कोई भी जर्की मूवमेंट नहीं करना है। जर्की मूवमेंट लाइक आप नॉर्मल ऐसा और ऐसा मूवमेंट कर रहे थे और करते करते बीच में से आपने ऐसे किया, तो वो जर्की मूवमेंट नहीं आना चाहिए कभी भी पेशेंट के साथ में, कि उसको फ्लो चेंज हो और उसको सडन कुछ प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए। लास्ट जो इसका प्रिंसिपल है वो है सीक्वेंस। द सीक्वेंस टू बी डिसाइडेड बिफोर ट्रीटिंग द पेशेंट। While treating the flaccid condition, the movement should be proximal to distal, and in spastic condition, as well as to increase the venous and lymphatic drainage, the movement has to be performed from distal to proximal. दोनों चीजें देख सकते हैं आप। मसल्स जो होती है वो या तो स्पास्टिक होती है या फिर वो फ्लैसिड होती है। स्पास्टिक का मतलब तो बहुत ज्यादा ज्यादा मतलब टाइट हो जाना या बहुत ज्यादा सिकुड़ जाना, और फ्लैसिड का मतलब होता है एकदम फ्लैट हो जाना। तो अगर आपको केस में आपको दोनों में चीजों में चेंजेस रखने हैं, कि अगर आप फ्लैसिड की कंडीशन ट्राई कर रहे हैं मतलब उस पर एक्सरसाइज करवा रहे हैं, तो आपको हमेशा जो मूवमेंट होगी प्रॉक्सिमल टू डिस्टल जॉइंट तक लेकर आना होगा। मतलब सबसे पहले जो उस जॉइंट मिड लाइन के बिल्कुल क्लोज जॉइंट है उससे स्टार्ट करके आगे वाले जॉइंट, उससे आगे वाला जॉइंट, उससे आगे वाला जॉइंट। और अगर आपके पास में स्पास्टिक कंडीशन है, मतलब बहुत ज्यादा टाइटनेस वाला सिकुड़ने वाला कंडीशन है, तो आप डिस्टल टू प्रॉक्सिमल जाएंगे। सबसे दूर वाला, फिर पास वाला, फिर पास वाला, फिर और पास वाला। इस तरीके से आप ये सीक्वेंस सेट करेंगे कि आपको जो रिलैक्स पैसिव मूवमेंट है वो करवाने किस एंगल से है। अब इंडिकेशंस की ये कब कब यूज किए जाते हैं। द पेशेंट हु कैन नॉट परफॉर्म एक्टिव मूवमेंट, जो पेशेंट आपका एक्टिव मूवमेंट नहीं कर पाता है वहां कर सकते हैं। हु कैन नॉट परफॉर्म फुल रेंज ऑफ मूवमेंट, जिसकी पूरी रेंज नहीं आती है वहां कर सकते हैं। For the prolonged bedridden patient, mainly to prevent DVT, deep vein thrombosis, जब आपका पेशेंट बेडरिडन है तो उसका जो वेनस रिटर्न की प्रोसीजर है वो ब्लॉक होने लगती है, इसलिए आपको एक डीवीटी कंडीशन बन जाती है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। उसको रिलीज कराने के लिए मेंटेन द मसल प्रॉपर्टी, मसल की जो कैटेगरी है, जो उसका स्टाइल है, उसको उसी में मेंटेन करने के लिए, या लिम्फेटिक ड्रेनेज को क्लियर करने के लिए करते हैं। दूसरा है टू ब्रेक एडहेशन फॉर्मेशन थ्रू आउट द जॉइंट रेंज, जिससे आप जॉइंट रेंज बढ़ा सकते हैं। अगर वो जॉइंट में चिपकने की कंडीशन ना आ रही होगी उसको आप रोक सकते हैं। अनकॉन्शियस पेशेंट, जो पेशेंट होश में नहीं है, या फिर फॉर रिलैक्सेशन और एडेमेटस लिम्ब। एडेमेटस मतलब एडीमा की फॉर्मेशन हो जाती है किसी किसी लिम्ब में, तो उस कंडीशन में आप जो है रिलैक्स पैसिव मूवमेंट करवा सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या है जहां पर आप नहीं करवा सकते। सबसे पहला है रीसेंट फ्रैक्चर। अगर आपके पास में कोई फ्रैक्चर का केस है आप नहीं कराएंगे। रीसेंट डिसलोकेशन मतलब कोई जो जॉइंट या बोन है जो अपनी जगह से हट गई है, दूसरी जगह पे आ गई है, तब नहीं करवा सकते। अगर आपके पास में डीप वेन थ्रोम्बोसिस बन चुका है तब आप नहीं करवाएंगे, लेकिन अगर डीप वेन थ्रोम्बोसिस का खतरा है तो आप उसे रोक सकते हैं, उसको उसमें जाने नहीं देंगे, लेकिन अगर वो चला गया है तो आप नहीं करवाएंगे। मैलिग्नेंट ट्यूमर, अगर उसके किसी जॉइंट पे कोई ट्यूमर की फॉर्मेशन है तो नहीं कराएंगे। सोरियाटिक अर्थराइटिस, अगर ये डिजीज है इसके अंदर आता है तो आप नहीं कराएंगे। रिसेंटली इंजरीज एंड इन्फ्लामेशन, अगर उसको हाल ही के टाइम में कोई इंजरी हुई है या इन्फ्लामेशन हुआ है तब भी आप नहीं करवाएंगे। एंड प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन फॉर द फ्लायर जॉइंट
अगर आपके फ्लाइल जॉइंट्स का है तो भी आप उसमें प्रिकॉशन रखेंगे। इस टाइप के जॉइंट के अंदर ये फ्रैक्चर या फिर ये हड्डी को तोड़ने की कंडीशन आ सकती है, तो आप नहीं करवाते हैं। फिर है हेमेथ्रोसिस, ये भी एक जॉइंट की कंडीशन है जिसमें आप नहीं करवाते हैं। अर्ली बर्न्स यानी कि जला हुआ जो कंडीशन है उसमें भी नहीं करवाते हैं। इमीडिएटली आफ्टर एनी जॉइंट सर्जरी और रिपेयर, अगर आप किसी सर्जिकल प्रोसीजर के अंदर से गए हैं तो आप नहीं करवाएंगे। हीमोफिलिक जॉइंट्स हैं तब भी आप नहीं करवाएंगे। पेशेंट विद एक्सटर्नल अप्लायंसेस, यानी कि अगर उसको कोई अप्लायंसेस लगे हैं बाहर की तरफ तो भी आप उसे यूज नहीं करेंगे। जैसे मान लो वो क्रच से चलता है, या मान लो उसको सर्जरी के बाद में उसको कोई इम्प्लांट लगा है तो वो बाहर तक निकला हुआ है तो आप नहीं करवाते। या फिर जो पेशेंट है वो पीओपी कास्ट यूज करता है तब भी आप नहीं करवाते हैं। इफेक्टिव यूजेस क्या हैं? ये मसल की प्रॉपर्टी को मेंटेन रखते हैं, रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करते हैं, और ये वीनस एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज को इम्प्रूव करते हैं, एडेशन को ब्रेक करते हैं, डीबीटी से बचाते हैं और रिलैक्सेशन लेकर आते हैं। ये चैप्टर आपको इतना ही करना है अभी के टाइम में, फिलहाल जो अभी हम कर रहे हैं। इसके बाद का जो चीजें हैं वो आपको प्रैक्टिकली करनी है।